Good morning students. I am Dr. Mamta. Welcome to Word Student Scope. Today I am going to discuss with you the next topic of sexual reproduction in flowering plants, chapter number 2, class 12th. Let us start this journey. हमने ये पहले डिस्कस किया था about the stamen, anther and microsporangium and pollen grain. Stamen, anther, microsporangium and pollen grain. अब इससे पहले अब क्वेश्चन उठता है मैम ये क्या है ये सब एंथर माइक्रोस्पोरेंजियम स्टेमन पॉलन ग्रेन्स। तो स्टेमन और उसके बारे में तो मैंने आपको बताया था ना फ्लावर में कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर में प्रेजेंट। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों ये ज़रूरी है रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू देम। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे राइट सिमिलर टू देम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग से ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट इवेंट। क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन करवाने की, क्या ज़रूरत है मैम पढ़ने की कि मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। व्हाट इज़ द नीड ये है बिकॉज इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट इवेंट टू इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन आवर अर्थ विल नॉट टेक्स प्लेस बिकॉज अब दो ही एक आपके पास पिंक फ्लावर है एक रेड फ्लावर है। अब इसका आगे भी तो आप चाहोगे ना कि आपको अपने किचन गार्डन में कितने सारे फ्लावर्स हों। तो वो फ्लावर्स कहाँ से आते हैं? दे आर द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। पता लग गया कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। Again I am showing you the structure of flower because I feel that it is very necessary to tell you about the detail of structure of flower. Mature flower. Mature flower का क्या मतलब हुआ? मैंने आपके साथ जब flower का चैप्टर डिस्कस किया था तो I discussed with you about the complete flower and the incomplete flower. So complete flower कौन सा होता है? कोई मुझे बताएगा कि ये complete flower है कि incomplete flower है? Very obvious ma'am, this is complete flower. Why? Because male reproductive organ and female reproductive organ both are present in the flower. Male reproductive organ और female reproductive organ दोनों flower में present है। तो इस तरह के flower को क्या कहते हैं हम? Complete flower. The flower is the reproductive unit in most sexually reproducing plants. फ्लावर क्या होता है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन मोस्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। मैंने ये दोबारा रिपीट करने का मेरा एक एम है क्योंकि आगे वाला जो आपके चैप्टर्स हैं इंटरलिंक्ड है। फ्लावर जो है कितने वॉल्स का बना होता है? 4 वॉल्स का। और ये वॉल्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? सर्कुलरली अरेंज होते हैं। मैंने आपको कहा था जब भी फ्लावर का चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो एक फ्लावर हाथ में लेके बैठना। फ्लावर को पकड़ के आपको समझ आएगा कि फ्लावर क्या है। इट इज़ मेड अप ऑफ 4 वॉल्स। 4 वॉल्स का बना हुआ है। ठीक है जी। और ये कैसे अरेंज्ड है? फ्लावर में सर्कुलरली अरेंज्ड है। किसके ऊपर? ऑन द थैलमस। जहाँ से आप फ्लावर को पकड़ते हो ना उसके ऊपर एक स्वोलन सा पोर्शन होता है उसे कहते हैं थैलमस। हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू अबाउट द कैलेक्स कि आउटर मोस्ट वॉल जो है फ्लावर का वो कैलेक्स है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप मेरे को कह दो कि मैम सेपल को कैलेक्स कह लें। सेपल को कैलेक्स तो कहना है लेकिन कैलेक्स क्या है? आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का विच कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। कैलेक्स जो है आउटर मोस्ट वॉल है फ्लावर का विच कंसिस्ट ऑफ सेपल्स। सेपल्स आर यूजुअली ग्रीन इन कलर। देन करोला। करोला इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स। करोला क्या है? कलेक्शन ऑफ पेटल्स ऑफ ए फ्लावर। पेटल्स का ये कैसी होती हैं? यूजुअली कलर्ड होती हैं और ब्राइटली कलर्ड होती हैं टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन। करोला किसका बना हुआ?
पेटल्स का। ये दे आर जनरली कलर्ड। फॉर व्हाट रीजन दे आर कलर्ड? दे आर कलर्ड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेशन हमने पढ़ी थी, तो हमने उसमें पढ़ा था कि ए बायोटिक एंड द बायोटिक पॉलिनेशन। तो बायोटिक एजेंट्स के साथ जब मैंने पॉलिनेशन आपको टीच की थी, आई टोल्ड यू इन दैट पार्ट कि जो बायोटिक एजेंट्स के साथ पॉलिनेशन होती है वो कैसे होती है, जस्ट टू अट्रैक्ट द फ्लावर, जस्ट टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स, फ्लावर सिक्रीट नेक्टर, हमारी बात हुई थी। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, आल्सो कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोशियम इज द मेल reproductive part of the flower, also called stamen. Gynoecium is the female reproductive part of the flower, also called pistil. Also called pistil. तो अब हम देखने जा रहे हैं थोड़ा सा इसका डिटेल स्ट्रक्चर फिर से, ताकि आगे वाला आपको समझ आ सके। एंड्रोशियम, हमने एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर। एंड्रोशियम थर्ड वॉल है फ्लावर का। आपका फ्लावर सर्कुलरली अरेंज्ड है वॉल्स में। फ्लावर को पकड़ के देखो, सपोज ये फ्लावर है, ये सर्कुलरली अरेंज्ड है वॉल्स में। जो आउटर मोस्ट वॉल है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो कौन सा है? कैलेक्स, ठीक है जी, ग्रीन कलर का। उसके बाद आता है करोला। करोला के अंदर आगे के थर्ड वॉल कौन सा आएगा? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम किसका माना? दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, आई डिस्कस्ड मैनी टाइम्स। अब क्या बात हमने देखना है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। अब इसमें क्या होती हैं? इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये जो देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हैं फ्लावर में। फ्लावर को अगर खोल के देखोगे तो आप कहोगे मैम इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम किसका बना होता है? वॉल ऑफ स्टेमन्स का। तो एंड्रोशियम किसका बना हुआ है? स्टेमन्स का, ठीक है जी। तो विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्लियर हो रही है बात? कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। मेल gametes ऑफ ए फ्लावर आर द पोलन ग्रेन्स। तो हमने स्टेमन पढ़ा, स्टेमन पढ़ना हमने। स्टेमन क्या करेगा? स्टेमन किसका बना होता है? मैंने डिस्कस किया था, अभी फिर एक बार देख लेंगे। लेकिन मैंने बताया था कि एंथर और फिलामेंट का बना होता है। एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। तो जो मेल gametes हैं फ्लावर के, मेल gametes हैं फ्लावर के, वो कौन है? पोलन ग्रेन्स। एंड्रोशियम विच इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेमन। एंड्रोशियम जिसको स्टेमन कहते हैं, that consist of filament, anther and connective tissue। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो एंड्रोशियम है उसको स्टेमन भी कहते हैं। किसका बना है? फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव टिश्यू का। डायग्राम में देखते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। आई डिस्कस्ड मैनी टाइम्स कि स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। स्टेमन्स आर अरेंज्ड इन वॉल्स। स्टेमन्स किस में अरेंज्ड हैं? वॉल्स में अरेंज्ड हैं, कोलेक्टिवली नोन एज द एंड्रोशियम। और जब बहुत सारे स्टेमन्स का कलेक्शन होता है तो कलेक्शन ऑफ द स्टेमन्स इज नोन एज एंड्रोशियम। क्लियर हो गई बात यहां तक? सो अब ये है स्ट्रक्चर आपके स्टेमन का। ये स्ट्रक्चर बहुत बार डिस्कस हो गया है, पता होना चाहिए। ये क्या है? एंथर, और ये क्या है? फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट। तो ये है आपका स्टेमन का स्ट्रक्चर। अब आपके ये जो एंथर है उसको उन्होंने सेक्शन में काटा, तो देखो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। दे आर फाउंड इन द सेंटर ऑफ फ्लावर अलॉन्ग विद द स्टिग्मा इफ प्रेजेंट। They can be either 1 or 2 in numbers, as many as 1000। तो स्टेमन्स का नंबर जो है वो वेरिएबल है, दैट कैन वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। स्टेमन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? आइदर स्पायरली और इन वॉल। आपको स्पायरल अरेंजमेंट में भी मिलेंगे और वॉल्स में भी मिलेंगे। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जान लीजिए,
इसके बाद ही आप बाकी बातें समझ पाएंगे। So anther is a structure found in the male reproductive part of the flower. Anther क्या है? ये वो structure है which is found in the male reproductive part of the flower. Refers to as stamen और androecium. इसको stamen भी कहते हैं, androecium भी कहते हैं। इसमें एक knob-like structure है which usually consists of 2 lobes. It is a knob-like structure which consists of 2 lobes. नॉब लाइक स्ट्रक्चर है विच कंसिस्ट ऑफ 2 lobes, 2 lobes का बना हुआ है विच आर जॉइंट टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है दिस वन, मतलब ये 2 lobes हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। इट कैरीज द पॉलन ग्रेन। इसमें पॉलन ग्रेन्स आते हैं विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। आगे पढ़ेंगे समझ आएगा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है। विच फर्दर डेवलप्स इनटू पॉलन सैक। तो ये जो आपका लोब लाइक स्ट्रक्चर है जो एंथर और फिलामेंट का बना हुआ है, एंथर 2 lobed स्ट्रक्चर है, बाई लोब्ड, 2 lobes हैं इसके विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अब ये क्या कैरी करता है? पॉलन ग्रेन्स कैरी करता है। हमने मेल गमीट तक आना है। इट कैरी द पॉलन ग्रेन्स। pollen grains कहाँ होते हैं? within the microsporangia. It carry pollen grains within the microsporangia which further develops into pollen sac. जो further किस में develop हो जाते हैं? pollen sacs में develop हो जाते हैं। अब pollen grain, ठीक है, हमने समझ ली बात की इसमें pollen grains होते हैं, वो further develop हो जाते हैं। जो किस में होते हैं ये pollen grains? माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं। वो माइक्रोस्पोरेंजिया आगे फर्दर डेवलप हो जाता है पोलन सैक्स में। राइट, सारी बातें ठीक है। अब ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये रिलीज कब होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस, अकर्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ एंथेसिस। ये जो डेहिसेंस ऑफ एंथर है, एंथेसिस है, ये अभी आगे हमें क्लियर होगी बातें। अभी तक हम इतना समझें कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया में। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है? फ्यूचर पोलन सैक्स हैं। वो फ्यूचर पोलन सैक्स क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स बनाएंगे। पोलन ग्रेन्स रिलीज कब होंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में, आफ्टर द डेहिसेंस ऑफ एंथर, जब एंथर का डेहिसेंस होता है। हम इसको समझेंगे अभी आगे, ये प्रोसेस ही हमने इस लेक्चर में समझना है। So he is saying कि pollen grains are moved from the anther to the stigma of either the same or the different flower. तो pollen grains move करते हैं एंथर से स्टिग्मा। पॉलिनेशन में पढ़ा था हमने कि जो pollen grains है कैसे मूव करेंगे? from the anther of one plant to the stigma of another plant or of different flower during pollination। तो pollen ट्रांसफर क्या न करवाए? तो pollen, देखिए पॉलिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये क्या करते हैं? एंथर से ट्रांसफर होता है इनका फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। अब ये जो ये सब जो पॉलिनेशन है, इट कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। यहाँ तो होगा पोलन ग्रेन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे सेम फ्लावर में, यहाँ जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, या फिर एंथर ऑफ द सेम फ्लावर जाएगा, इट विल ट्रांसफर ऑफ द एंथर pollen grains from the anther to the stigma of the another flower। अगर सेम फ्लावर में है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी, अगर ट्रांसफर हो रहा है pollen grains का डिफरेंट फ्लावर में तो क्रॉस पॉलिनेशन होगी। ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने मेन बात पे। ये हमने जितनी जो बातें की ये सारी अब हम एक्सप्लेन करेंगे, इनको समझना है एक बार, क्योंकि आगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन करवानी है मैंने, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस करवाने हैं, तो वो सारा इसी पे बेस्ड है, ये पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वी मस्ट फोकस ऑन इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए कहता है इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर then we must focus on the external as well as its internal part. Morphologically, an anther is a knob-like
बाइलोब्ड। अगर आप इसको मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, दिस इज माई मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर कि मैम इस तरह से दिखते हैं, मैम ऐसा बोलते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आप एंथर को देखें तो ये नॉब लाइक है। एंथर को देखिए, ये कैसा है, नॉब लाइक है, बाइलोब्ड है। ये रहा इसका फर्स्ट लोब, ये रहा इसका सेकंड लोब। तो वेयर द कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट बोथ द लोब्स। ये एंथर है, बाइलोब्ड है, दोनों लोब्स हैं, और ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, बाय द कनेक्टिव टिश्यू। यहां तक क्लियर होगी बात आपको? चलिए आगे चलते हैं। इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर, जब आपने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन देखा, एंथर को आपने ट्रांसफर सेक्शन में काट दिया, तो आपको एंथर कैसा दिखाई देगा? इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स एंड 4 चैम्बर्स। मैं आपको एक पिछली स्लाइड में दिखाती हूँ कि कैसे एंथर जो है 2 लोब्स और 4 चैम्बर्स में। ये देखिए, ये था आपका एंथर, इसको हमने ट्रांसफर सेक्शन में कट कर दिया। तो जब ट्रांसफर सेक्शन में कट किया तो ये एंथर कुछ इस तरह से दिखा। इस तरह से क्या मतलब है? दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकेंड लोब, एंड दीज आर द 4 चैम्बर्स। ये बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। ये 4 चैम्बर्स हैं और ये क्या हैं? लोब्स हैं। तो जब मैंने एंथर को ट्रांसफर सेक्शन में काट लिया तो मेरे पास क्या आया? मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आया। अब ऐसा स्ट्रक्चर क्या था मेरा कि इट इज मेड अप ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब्स हैं, ठीक है जी, 2 लोब्स हैं, फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब, और 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर एंड फोर्थ चैम्बर। आई होप क्लियर दिस थिंग। तो ये क्लियर हो गया कि इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर इट कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स एंड 4 चैम्बर्स। द पेरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है 2 लोब्स ऑफ एंथर को? द पेरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू, इट सेपरेट द 2 लोब्स एंड ईच लोब कंटेन्स 2 थीका। हर लोब के अंदर क्या होता है? 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, which means an anther is diathecous। क्वेश्चन आता है आंसर को डायथीकस क्यों कहा जाता है? बिकॉज एंथर हैज 2 थीका, सो इट इज कॉल्ड डायथीकस। और जो 2 लोब्स हैं एंथर के, दे आर कनेक्टेड बाय पेरेन्काइमेटस कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थीका और द माइक्रोस्पोरेंजियम, थीका किसे कहा गया है? माइक्रोस्पोरेंजियम को। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब देखिए 2 लोब्स में डिवाइडेड है, 4 आपके क्या बन गए? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को उसने क्या कहा? इट इज आल्सो कॉल्ड थीका। तो इसीलिए क्या कहा उसने? ये डाइथीकस है। तो अब ये जो थीका और जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इट कंसिस्ट ऑफ इसमें माइक्रोस्पोर्स होंगे। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम के कारण इसको टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। दिस कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने कहा कि जब ट्रांसफर सेक्शन हमने एंथर का देखा तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 1 2 3 4, आगे मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये क्या थे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, एंथर इज आल्सो कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिएट। इसको टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। और इसकी कवरिंग कौन सी होती है जी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर लाइनिंग ऑफ द एंथर, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द एंथर। तो मैं कुछ इस तरह से डिस्कस कर रही हूँ कि मैं आपके साथ जो एंथर का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रही हूँ ना, उसमें मैंने उसका ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया आपके साथ। जब ट्रांसफर सेक्शन में आपको याद रखना है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए, तभी आगे का समझ आएगा। एंथर वॉल, mature anther wall consists of the following layers: epidermis, endothecium, middle layers and tapetum।
तो जो एंथर वॉल है, देखिए जो मैच्योर एंथर वॉल है किसकी बनी हुई है, 4 लेयर्स की। इस पे ना क्वेश्चन आता है बहुत ही कि जो मैं डिस्कस था एंथर वॉल्स इन डिटेल। तो कैसे है कि जो मैच्योर एंथर वॉल है दैट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले ये एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथीकियम, फिर आती है मिडल लेयर्स और लास्ट वन है टेपेटम। ठीक है, तो एपिडर्मिस इज द सिंगल लेयर्ड एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। अभी मैं आपको ट्रांसफर सेक्शन दिखाऊंगी इसका डिटेल में, तो उसमें आपको पता लगेगा सबसे फर्स्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर जो है दैट इज द एपिडर्मिस। और ये क्या फंक्शन प्ले करती है, इट प्लेज द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। सेल अंडरगो रिपीटेड एंटीक्लिनल डिविजन्स टू कोप अप विद द रैपिडली एनलार्जिंग इंटरनल टिश्यू। ये आपको नेक्स्ट में क्लियर होगा। सो फर्स्ट लेयर, जब हमने ट्रांसफर सेक्शन एंथर का देखा तो क्या था, ट्रांसफर सेक्शन एंथर में हमारे पास आया था फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस। ये है आपकी फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है आउटर कवरिंग है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये जो आपका आउटर कवरिंग है इसकी दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का रोल क्या होता है, एपिडर्मिस जो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, ये लेयर्स पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट लेयर इज द एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, जब मैंने इसका ट्रांसफर सेक्शन देखा तो ये फर्स्ट लेयर कौन सी दिखी मुझे, एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर कौन सी थी, एंडोथीकियम। एंडोथीकियम की एक प्रॉपर्टी है कि ये हाइग्रोस्कोपिक है। तो जो एंथर डाइसेंस होता है ना उसमें एंडोथीकियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंडोथीकियम, इट इज जनरली ए सिंगल लेयर ऑफ रेडियली elongated cells found below the epidermis। एंडोथीकियम देखिए जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ रेडियली elongated cells, सिंगल लेयर है रेडियली elongated cells की, फाउंड जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे एक लेयर है एंडोथीकियम। इसका रोल प्रोटेक्शन का तो ये रोल प्ले करेगी, लेकिन ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक होती है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है हाइग्रोस्कोपिक। उसके बाद आती हैं मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स आती, चलो पहले ये देख लो आप कि ना इनर टेंजेंशियल वॉल डेवलप बैंड्स, समटाइम रेडियल वॉल आल्सो of alpha cellulose, sometime also slightly lignified. The cells are hygroscopic. तो ये cells are hygroscopic, ये बहुत important है। सेल्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जो इनर टेंजेंशियल वॉल होती है वो डेवलप करती है बैंड्स, वो बैंड्स डेवलप करती है, समटाइम्स रेडियल वॉल्स आल्सो। तो आपको एंडोथीकियम के बारे में क्या याद रखना है कि इट इज प्रेजेंट इनर टू द एपिडर्मिस, इट इज हाइग्रोस्कोपिक एंड इट ऑलवेज प्लेज अ रोल इन प्रोटेक्शन। मिडल लेयर्स देखो, यही स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर साथ में ड्रॉ होगा तभी इसका क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोथीकियम। अब आ जाओ आप मिडल लेयर्स में। मिडल लेयर्स 2 to 3 layers of cells, 2 to 3 layers of cells next to endothecium constitute middle layer। ये 2 to 3 आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये इस तरह से एरो है, ऐसे 2 to 3 layer of cells next to endothecium। एंडोथीकियम के नेक्स्ट जो 2 to 3 layers हैं सेल्स की, ये क्या बनाती हैं, मिडल लेयर्स बनाती हैं। दे आर जनरली एफेमरल, दे डिसइंटीग्रेट और गेट क्रश्ड ड्यूरिंग मैच्योरिटी। मैंने आपको कहा था कि जब एंथर का डेहिसेंस होगा तो कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है एंथर के डेहिसेंस के लिए। सबसे जल्दी जो लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाती है, क्रश हो जाती है, वो है आपकी एंडोथीकियम। ठीक है जी, तो मिडल लेयर्स क्या होती हैं, ये भी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और क्रश हो जाती हैं ड्यूरिंग मैच्योरिटी। तो ये सब क्लियर हो गया यहाँ पे। इसमें क्या है, आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इनर लेयर है एंडोथीकियम। अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट है। उसके बाद एक ये आपकी एंडोथीकियम
मिडल लेयर्स होगी, मिडल लेयर्स के बाद कौन सी है, टैपेटम, इसका फंक्शन पढ़ेंगे। कनेक्टिव, कनेक्टिव क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने बताया एंथर बाइलोब्ड है, इट कनेक्ट्स द टू लोब्स ऑफ द एंथर, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। सो इस पे क्वेश्चन आता है, टैपेटम, innermost layer of the anther, innermost layer of the anther wall, and it attains its maximum development at the tetrad stage of the microsporogenesis। मैंने बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर्स के बारे में पता लग गया हमें कि जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा तो 4 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट थे, सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजियम, जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो टैपेटम, टैपेटम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल। हम ये एंथर वॉल की लेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जो इनर मोस्ट लेयर है एंथर वॉल की, दैट इज द टैपेटम। इट प्रोवाइड्स द फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग, इट प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द अंडरलाइंग टिश्यू। जो न्यूट्रिशन मिलता है ना एंथर वॉल को, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टैपेटम। Cells of the tapetum may remain uninucleate or it may contain more than one nucleus or the nucleus may become polyploid। Very important, कहता है जो cells हैं tapetum के, जो tapetum के cells हैं, they may contain one nucleus, उनमें एक न्यूक्लियस भी हो सकता है, यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं उसको हम, मोर देन वन न्यूक्लियस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, और इट में बिकम पॉलीप्लॉइड। तो ये सारी कंडीशंस किसकी हैं, टैपेटम के सेल्स की। तो इन दिस वी आर डन विद द लेयर्स ऑफ द एंथर वॉल। तो एंथर वॉल्स में जब भी क्वेश्चन आएगा, इट विल बी डन with the help of well labeled diagrams, right? So next is, it also contribute to the wall materials, contributes to the wall materials। स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन मेरे ख्याल से मैंने पहले थोड़ा सा ब्रीफ किया था। इट आल्सो कंट्रीब्यूट टू द वॉल मटेरियल, वॉल मटेरियल की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है स्पोरोपोलिन, पोलन किट एंड नंबर ऑफ प्रोटीन्स दैट कंट्रोल इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन। अब इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन क्या है, जब मैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन करवाऊंगी, इन दैट लेक्चर दिस वर्ड विल बी क्लियर टू यू। टैपेटम, टैपेटम आल्सो कंट्रोल द फर्टिलिटी और द स्टर्लिटी ऑफ द माइक्रोस्पोर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैपेटम ही एक ऐसी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है एंथर वॉल की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो टैपेटम जो है क्या कंट्रोल करती है, फर्टिलिटी और स्टर्लिटी ऑफ द माइक्रोस्पोर्स। जो मतलब माइक्रोस्पोर्स स्टराइल है, फर्टाइल है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द टैपेटम पे, ये कंट्रोल करती है उसको। तो ये सारे फंक्शंस वगैरह पता होने चाहिए। सो इन दिस पार्ट आई हैव डिस्कस्ड विद यू द एंथर वॉल्स इन डिटेल। हमें एंथर वॉल्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर के साथ विद देयर फंक्शंस लर्न करनी है, इसको क्रैम नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एंथर वॉल एंड लेबल, उसको लेबल करो वेल लेबल डायग्राम में, right? So the further we will continue in the next lecture. Thank you.